विशिष्ट अतिथि श्री सभाजीत यादव जी, प्रेम प्रकाश यादव जी, मंच पर पंचासीन श्री इंद्रपाल सिंह, श्री आर के यादव, श्री गुरु प्रसाद मदन, प्रोफेसर कृष्ण मुरारी, विंग कमांडर जिन बहादुर सिंह और मंच के आगे बैठे सभी हमारे सम्मानित बंधुगण। मैं केवल अनुभव आधारित 2-4 बिंदु बताऊंगा। एक्चुअली ये जो विषय है शोषित समाज का, इसको अगर इस टॉपिक को सामाजिक न्याय रखा जाता तो शायद वो वही सारी चीज़ें कवर होती और अच्छे ढंग से होती। एनीवे, अब ये इस सामाजिक न्याय का जो मामला है इतना डीप रूटेड है, इतनी गहराई से जुड़ा है। मैं अनुभव की बात इसलिए कह रहा हूँ कि 1991 में मंदिर का इशू हुआ। आप लोगों ने देखा, मैं उस सेवा में था जहाँ भी था, तो उस समय जो हम लोगों ने उसके पहले एंटी रिजर्वेशनिस्ट की लिस्ट बनाई थी और उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ करनी थी, तो उसमें जो रिजर्वेशन का विरोध करते थे उन लोगों का A क्लास की, B क्लास की, C क्लास की, मतलब जो ज़्यादा हरामखोरी करता है, जो कम करता है, जो थोड़ा कम करता है, वो A, B, C की लिस्ट बनी थी। और आपको ताजुब होगा कि एग्जैक्ट यही लिस्ट जो मंदिर आंदोलन में जो बना, तो वही लोग थे जो उसका विरोध कर रहे। कहने का मतलब वो इतने चालाक हैं कि अपने ऊपर जातिवाद का आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन करते इतने सलीके से हैं कि आप उस पर समझ नहीं पाते उनकी स्ट्रेटजी। उन्होंने देखा कि इतने बड़े समाज से लड़ना संभव नहीं है, तो उन्होंने उस मुद्दे को छोड़ करके मंदिर का एक मुद्दा उठा दिया। जैसे आजकल भी है, समाज की इतनी सारी समस्याएं हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन सारी महत्वपूर्ण समस्याओं को छोड़ करके समस्या पे डिस्कशन क्या होता है? गाय बैल या आपका लव जिहाद या ये फर्जी राष्ट्रीयता और यही सारे, मतलब जिसमें कुछ नमक मिर्च नहीं लगता, केवल लड़ाई होती है। भावनात्मक बिंदु समझिए, ये कभी भी लड़ा जा सकता है। हम अभी खड़े खड़े आपको 2-4 बात कह दें और हमारी आपकी लड़ाई हो जाए, और लड़ाई हो जाए तो आधे लोग मेरे साथ हो जाएंगे। मैंने कुछ नहीं किया, ना किसी गांव में मैंने हैंडपंप लगवाया, ना मैंने बिजली लगवाया, ना मैं शिक्षा में कुछ काम किया, ना मैं स्वास्थ्य में काम किया, मैंने कहीं काम नहीं किया। और जब कोई कहीं काम नहीं कर पाता तो सबसे अच्छा आसान तरीका होता है कोई भावनात्मक मुद्दा उठा। और वो भावनात्मक मुद्दा वही नहीं उठा सकते, हम लोग भी जानते हैं, हम लोग भी उठा सकते हैं, परंतु हम लोगों को इतनी शर्म है कि स्पष्ट जातिवादिता नहीं करते। कभी भी ब्राह्मणवाद कहते हैं, ब्राह्मण का विरोधी नहीं, ब्राह्मण हमारा दोस्त होता है सभी, लेकिन हम उनका विरोध नहीं। जो सुपीरियरिटी पैदा होने के वजह से किसी जगह पे जो प्रिविलेज प्राप्त हो जाता है किसी को, हम उसके विरुद्ध हैं। आप उसको कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी नाम दीजिए, तो हर व्यक्ति चूंकि सब बराबर है। और हमने देखा कि संविधान में हमारे मूलभूत जो 4 मुख्य बातें थी, जो है एक तो आज़ादी। अब आज़ादी के नाम पे तो आजकल बड़ा बवाल है, अगर कोई आज़ादी के नाम ले तो पता नहीं आज़ादी का मतलब क्या सब निकलता है। इसको स्वतंत्रता कहते हैं, आज़ादी। अब अगर जेएनयू वाले आज़ादी बोलते हैं तो उनको पता नहीं कौन सा आज़ादी। आज़ादी का मतलब गरीबी से आज़ादी, अशिक्षा से आज़ादी, परंतु उस आज़ादी का मतलब सेपरेट, अपना अलगाववाद से जोड़ करके उनको जलील किया जाता है। तो एक तो हुआ ये स्वतंत्रता, दूसरा न्याय, जस्टिस, और तीसरा स्वतंत्रता, न्याय, समानता, और चौथा जो मुख्य चीज़ है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म जो है, ये लड़ाई अभी हम लोग केवल 15% मुसलमानों तक पे ही सीमित रखे हैं।
आप जानते होंगे कि जब कोई भी फासिस्ट सरकार आती है, दक्षिणपंथी सरकारें जो ज़्यादातर उसी रास्ते पे चलती हैं, जो राष्ट्रीयता के दम पे आती हैं, वो सेकुलरिज्म के नाम पे मुसलमानों को अपना दुश्मन, मतलब जब भी कभी आपको कहना होगा, मुसलमान को गाली देना होगा, तो कहते हैं आप सेकुलर हो, आप सेकुलर का पक्ष लेते हो। एक्चुअली हिटलर ने भी यही किया था। उसके दुश्मन यहूदी ही नहीं थे, यहूदी बाद में आए थे, पहले वो डेमोक्रेट्स की ऐसे तैसी थी। तो आप ये समझो कि जो 3/4 हिंदू हैं वो भी उसी सीमा में हैं, आज नहीं तो कल। तो कुल मिलाकर के सेकुलरिज्म एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें मुसलमान नहीं बल्कि वो उपेक्षित कौमें हैं जिनको संसाधन नहीं है और जिनको शासन में भागीदारी नहीं है। तो हमारी बात में 2 चीज़ें आई, एक आरक्षण और एक भागीदारी। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, बिना इनके हमारी लड़ाई अधूरी है। तो जो सेकुलरिज्म की लड़ाई है 85% की, जिसको आप 85% कह लीजिए, ठीक है कह लीजिए, क्योंकि 15% मुसलमान है और शेष जो 52% लोग हैं जो लगभग भूमिहीन हैं, वो किस कौम से आते हैं। जाति का नाम लेना थोड़ा सा वैसा महसूस होता है कि हम जातिवादी हैं। हम जातिवादी नहीं हैं, हम ये कह रहे हैं वो किस वर्ग के आते हैं। क्या वो ब्राह्मण ठाकुर आते हैं? बहुत कम, अपवाद स्वरूप हो सकते हैं, 10-5 हो सकते हैं, परंतु जब कानून बनता है तो बाय एंड लार्ज सभी के लिए बनता है, कोई 2-4% का अपवाद को उसमें स्थान नहीं होता। तो जो ज़्यादातर है जितने, वो सब उन्हीं जातियों के हैं, उन्हीं वर्गों के हैं जो वंचित हैं। उनकी जो वंचित होने का जो कारण है, उनकी उसमें शासन में या हर जगह पे भागीदारी ना होना और उनका सम्मान ना होना। वैसे तो पूरा समाज ही पिछड़ा है। जब शिक्षा के मामले में चाहे वंचित समाज हो चाहे बड़े हो, सभी अगर नकल करेंगे और सबको करेंगे तो सबका वही हाल होगा। स्वास्थ्य में अगर सरकार अपना बजट छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जाएगी और पूंजीपतियों और कारपोरेट की मदद लेगी तो सबका हाल वही होगा। लेकिन इनका हाल और बुरा होगा क्योंकि इनकी भागीदारी नहीं है। अब हम बता रहे हैं भागीदारी का जो अनुभव की बात है, मैं बताता हूँ आपको। सन 84 में ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ था, जो उनका नियम बना था, और सन 91 तक कांस्टेबल की भर्ती में मैं मेंबर होता था। मेंबर तो मैं रहा हूँ 12-14 बोर्डों में मेंबर रहा हूँ। तो 90 तक आरक्षण लागू नहीं था, सरकारें थी। आप समझ लीजिए कि सन 82 से 90 तक की सरकारें जो भी थी उसमें आरक्षण नियम तो था, लेकिन जब आपकी भागीदारी नहीं तो आपके लिए बोलने वाला और लड़ने वाला नहीं। तो क्या होता है, जब सरकारें आई 90 के आसपास तो एक नियम लगा कि जितने बोर्ड के मेंबर होंगे उसमें एक ओबीसी का होगा, एक शेड्यूल कास्ट का होगा, एक माइनॉरिटी का होगा, एक जनरल का होगा। अब आपको बताऊं कैसी कहानी होती है। जब ये स्थिति आई तो पूरे 13 बोर्ड थे, 13 में मैंने देखा कि 6 बोर्डों ने रिजर्वेशन का पालन किया, जिसमें मैं भी था और मैं फतेहपुर में भर्ती किया था। मेरा चेयरमैन बार बार कहता था कि साहब 200 सीट है, 100 सीट दे दो 54 लोग दे दो ओबीसी का, और 23 दूना 46 दे दो इनका, और 2500 दे दो उनको जनरल को। मैंने कहा सर ये नियम नहीं है, मैं कमीशन से देख के आया हूँ और पीसीएस की मेरिट बनती है तो ऐसा नहीं बनता। पहले आप सभी को 100 लोगों का बनाइए मेरिट, जिसमें जो भी आए, जनरल ओबीसी शेड्यूल कास्ट जो भी आए उनको कर दो। 100 के बाद फिर जो मेरिट बने उसमें पिछड़ा और अनुसूचित जाति का 27% और 23% कर दीजिए। बड़े संघर्ष के बाद जब मुझे ये कहना पड़ा कि आप हमसे वरिष्ठ हो, मैं सिग्नेचर अंडर प्रोटेस्ट करूंगा और शिकायत मुख्यमंत्री से करूंगा, तो मेरे सामने ही रखा गया कि फिर तो लाइन आर्डर की प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने कहा मैं सीओसीटी हूँ, मेरी लाठी में दम होगा तो हम वो भी देख लेंगे, कौन लाठी बस चलाता है तो देखूंगा, लेकिन रिजर्वेशन का पालन होना है तो मुझे 1000 का जुर्माना कराना है ना 3 महीने की सजा करानी है। मैं तो नियम से काम करूँगा। तो उस समय 13 बोर्ड में केवल 6 बोर्डों में लागू हुआ 91 में। उसके बाद से भी धीरे धीरे लागू होने लगा। लेकिन तब भी क्या गलतियाँ होती थी,
मैं चेयरमैनों की देखता था, अकेला चेयरमैन काफ़ी है। वो कहता था कि देखो मैं तो ड्राइविंग सीट पे बैठा हूँ और मैं जिधर चाहूँगा मेरी उधर बने। तो क्या होता था, पूरी शाम को मेरी बनना शुरू होती थी और सवेरे तक, जो आधा घंटा का काम था, पूरी रात भर मेरी बनती थी। केवल यही कि 1 नंबर उसके इंटरव्यू में बढ़ाओ, उसका फलाने का इतना कम करो तो मेरिट इतने पे आएगी, तब हमारा आदमी भर्ती हो जाएगा। तो 20 नंबर का होता था इंटरव्यू। उसमें फिर जो चेयरमैन लोगों ने क्या धंधा किया मालूम, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये रिजर्वेशन लागू होने के बावजूद भी अगर आपके प्रतिनिधित्व तो नहीं होगा, आपके मेंबर नहीं होंगे, तो आपको फिर भी ठगा जाएगा। तो कैसे करते थे, वो कहते थे देखो जनरल कैटेगरी को हम करेंगे 15, 16, 17, 20 में, ओबीसी को देंगे 9, 10, 11 और शेड्यूल कास्ट को देंगे 6, 7, 8 सभी को। और कुछ लोग जो रिटर्न में बहुत कम हैं, जिनका नंबर वहाँ लिखना नहीं जाना चाहिए, छिपाया जाता है, लेकिन वो सामने रखते हैं एक अलग रफ कागज में और उससे देख लेते हैं कि ये लड़का तो किसी हालत में नहीं आएगा, तो दिखाने के लिए उसको 18 नंबर दे देंगे। ये तो फेल होना ही है। कभी कोर्ट में जाएगा तो जज साहब देखेंगे कि हाँ यार नंबर तो इन्होंने, ऐसा थोड़ी है कि ओबीसी को केवल इतने दिया है, इन्होंने ज़्यादा भी दिया है, लेकिन जिसको ज़्यादा दिया वो फेल हो गया है। तो ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। कुल मिलाकर ये बात मैं कहना चाह रहा था कि एक तो आरक्षण की लड़ाई है और मुख्य लड़ाई आरक्षण की है, बाकी लड़ाई पर्दे के पीछे से कुछ किसी को ध्यान में रख के की जाती है, नाम कुछ और रखा जाता है। चाहे आप उसको गाय बैल की लड़ाई कर लो, चाहे उसको जिहाद की लड़ाई कर लो, चाहे उसको ISIS का कर लो, चाहे उसको पाकिस्तान की लड़ाई का फर्जी राष्ट्रीयता की बात कर लो। ये सारे मूल बिंदुओं से जब भटका करके कोई सरकार आपका टॉपिक आपका ख़त्म कर दे तो समझ लीजिए कि वो दुर्दिन का है और वो खराब दिन आने वाले हैं और वो सरकार कुछ करने वाली नहीं है। ये सरकार सत्ता में अपने ही लोगों को, जो आप 85 की बात करते हो, जो हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, उन्हीं लोगों को बहकार करके अलग करके उनके दम पर आई। और आप आज पूछिएगा आगे चल करके, क्योंकि मन में तो कुछ और है, उनको कितना फ़ायदा मिल रहा है। जो अब सरकारें आई हैं, दोनों जगहों पे आई हैं, वो कितना लाभ उनको दे रही हैं। जो जिन्होंने जो इसी वर्ग के शोषित वर्ग के ही थे, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन उनको लड़वा करके आपस में जब उन्होंने सत्ता पाई, उन्हीं के दम पे सत्ता पाई है, वो उनके दम के नहीं है। वो 15-20% लोगों से कभी सत्ता नहीं आ सकती। तो लेकिन फिर भी यह राजनीति है। तो मेरा 2 बात थी। एक तो मैंने कहा आरक्षण मुख्य बिंदु है जिस पे सारी लड़ाई है। मैं देखा यही इलाहाबाद में इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, इतना एक अफवाह फैलाया गया है कमीशन में कि साहब वो इतने SDM हो गए। एक सेमिनार में और भाग रहा था तो एक सज्जन ने कहा कि 67 या कितने SDM हो गए। मेरा भांजा ट्रेनिंग कर रहा है और देख रहा है, बताता है कि भैया कुल 6-7 आदमी हैं, ये लिस्ट है पूरी देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है, बस केवल आरोप लगाना है, क्योंकि वो उस सिस्टम काम नहीं कर रहा। मैंने कमीशन की भी जांच करी है और उन लोगों के सिस्टम की भी जांच करी है। कुल मिला के हम निष्कर्ष के तौर पे इतने कह सकते हैं कि जिन विभागों में आपके व्यक्ति नहीं हैं, आपको बड़े आसानी से नियम का पालन होते हुए दिखाएंगे और फिर भी आपके मतलब ऐसा नुकसान करेंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि किस तरह से हो गया। अब जो संविदा में भर्तियाँ होगी उसमें कोई रिजर्वेशन तो होता नहीं, तो ठीक है, बाद में वही कन्फर्म होंगे। तो कहाँ आ गए? प्राइवेट सेक्टर में आपकी नौकरियों का रिजर्वेशन है नहीं, उसके लिए हम आवाज़ उठा नहीं रहे। और प्राइवेट सेक्टर ही में है नौकरियाँ, सरकारी नौकरियाँ हैं ही कितनी। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि मैं कोई बहुत बड़ा कहीं लिटरेचर पढ़ के नहीं आया। वैसे तो आप जानते ही हो कि जैसे अम्बेडकर जी ने कहा कि जो वर्गीय हित होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है कि इंग्लैंड में, यूरोप में रूसो, वोल्टेयर
ज़्यादा हुए, वहाँ का अत्याचार और यहाँ के अत्याचार में यहाँ तो उससे भी ज़्यादा हुई, यहाँ क्रांति क्यों नहीं हुई? तो क्रांति इसलिए नहीं हुई कि एक क्या कहते हैं प्रबुद्ध वर्ग यहाँ नहीं मिला। दूसरा यह एक अजीब तरीका था कि मार्क्स भी नहीं समझ पाया यहाँ के सिस्टम को। जो प्रिविलेज्ड कौम है, जो पैदाइश में प्रिविलेज है, ऐसा यूरोप में नहीं होता। आप जाओगे तो सारे के सारे एक देश के होंगे, पोलैंड के होंगे तो पोलैंड वासी होंगे, रूस के होंगे तो रूस के वासी होंगे। उसमें गरीब और अमीर केवल दो ही चीज़ें हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अमीर भी होकर के गरीब ही है, क्योंकि उसको सामाजिक रूप से अपमान ही झेलना पड़ता है। मैंने देखा है उस बातों कि जब मैं बस में बैठता था, शुरू में सिलेक्शन हुआ था, तो मुझसे पहले कुछ लोग उम्मीद करते थे कि मैं पहले नमस्कार मैं करूं, और वो चाहे एकदम अनपढ़ हो लेकिन पहले हम उनका पैर छुएं, उनका नमस्कार करें। नहीं करता था, कोई बात नहीं, इसमें कोई विद्वेष नहीं था। लेकिन ये क्या कहते हैं दिमाग में जो बना हुआ है ऊंचा नीचे का, ये है मरने के बाद ही खत्म होता है। आप कमिश्नर हो जाओ, चीफ मिनिस्टर हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर हो जाओ, लेकिन आप रहोगे उसी वर्ग के जिस वर्ग के पैदा हुए। ये तो इस इंडियन सोसाइटी की विशेष कॉम्प्लेक्स परिस्थिति है, जिसको मार्क्स के नज़रिए से देखें तो पूरी तरह से नहीं समझ सकते आप, क्योंकि मार्क्स केवल गरीब और अमीर का समाज का देखता है। तो संसाधनों में बालिकाना हक होना है, और जितने वो हैं मुख्य चीज़ें, जैसे जुडिशरी में एकदम वो नहीं है। ऐसे जज हैं, मैं जज के निर्णय के बारे में क्या कहूँ, जो उनका मोर बहुत ब्रह्मचारी मोर है, तो बहुत अच्छा मोर है। पता नहीं उनका कौन सा बायोलॉजी कहाँ से पढ़ के आए हैं। उन्होंने लास्ट दिन रिटायरमेंट के दिन पता नहीं क्या क्या बोला, जो कि कम से कम यही मत प्रकट करता है कि वो जज के काबिल नहीं थे। वो किस लायक थे? जिन्होंने कहा कि मोर बहुत ब्रह्मचारी होता है और बहुत अच्छा वो है, इसलिए उसको वो कर दिया जाए। अब राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वो जानवर, हम लोग इसी राष्ट्रीय पक्षी और जानवर में भटकते रह जाएं और हमारा इशू खत्म हो जाए। तो आप लोग उसको याद रखो कि उनके बहकावे में नहीं आना है। कुछ आपसी भेदभाव हो सकते हैं, मानव स्वभाव है, होंगे, लेकिन एक चीज़ समझिए कि दुश्मन आपका बहुत चालाक है। मैंने देखा इन्हीं तरह की सरकारों में भी फर्क देखा कि कैसे कैसे ट्रांसफर्स होते थे। आज का ट्रांसफर्स बहुत सलीके से होता है और उसकी दिखाई नहीं पड़ता, और उसके पहले का इतने भद्दे तरीके से होता था कि जैसे जातिवाद का भयंकर हो गया। और मीडिया, सबसे खास बात जो मैं छूटा जा रहा था, मीडिया एक भी मीडिया हम लोगों के पक्ष में नहीं है। सब खरीदे हुए मीडिया है और वो अपनी बात को प्रोजेक्ट करके हर चीज़ साबित कर लेते हैं। हम लोगों के यहाँ इतने पैसे वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि एकदम पैसे वाले नहीं, लेकिन एक भी मीडिया का हम लोगों ने खोला नहीं, ना हमारा सिस्टम हुआ। और मीडिया में जो लोग हैं वो हमारी खबरों को खबर मानते ही नहीं। आप इतना बोलते रहिए, ये खबर कभी निकलेगी ही नहीं। और जिसका नहीं भी है, 10 आदमी वहाँ पे वो क्या कहते हैं, ये चौराहा जो अपना सुभाष चौराहा है, झूठ मूठ का ऐसे खड़ा होकर के को नारा लगाता है, वो फोटो खींचता है। अगले दिन जागरण में आपका भयंकर से उसका कवरेज होता है। इसका कवरेज तो नहीं होने वाला है। आप देख लीजिएगा करके कि शायद ही हो जाए, मुश्किल है। तो कुल मिला के सब्जेक्ट से भटका नहीं, लेकिन आप सबका आभारी हूँ कि आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना।